आज हम करने वाले हैं VS कोड का एक बेसिक सा सेटअप। यानी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम VS कोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके इंटरफेस में हमें क्या फ़ीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ एक्सटेंशंस के बारे में बताऊंगा जो एज ए बिगनर आपको कोड लिखते वक्त काफ़ी हेल्पफुल होंगी और आपका बहुत सारा टाइम सेव करेंगी। एंड नेक्स्ट कुछ एस्थेटिक्स के बारे में, जैसे कि थीम्स, फॉन्ट साइजेस और कलर्स वगैरह के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरहम एंड वेलकम टू माय चैनल वेब डेव विद अरहम। बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं हम अपनी इंस्टॉलेशन की तरफ। तो इसके लिए हमने सबसे पहले आ जाना है अपने क्रोम पर। यहाँ पर आकर हम सर्च कर लेंगे VS कोड डाउनलोड। जैसे ही क्लिक करेंगे हमें जो पहली वेबसाइट आ रही है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, हम इसको क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। विंडोज़ के लिए हम डाउनलोड करना चाहते हैं, लिनक्स के लिए या मैक के लिए। तो हम यहाँ पर विंडोज़ क्लिक कर देंगे और याद रहे कि ये विंडोज़ 10 और 11 को ही सपोर्ट करता है। अब जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा हम लोग आ जाएंगे अपनी फाइल्स में और डाउनलोड्स पर। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा होगा VS कोड यूज़र सेटअप, हमने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे हमें एक विज़िट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बता रहा है, हमने इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एग्रीमेंट को और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि ये क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, ये चेक बॉक्स टिक हुआ हो ताकि आपके डेस्कटॉप पर इसका आइकन क्रिएट हो जाएगा। हमने इसको नेक्स्ट कर देना है और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो हमारी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पर एक कंप्लीटिंग द विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप विजिट है, यहाँ पर शो हो रहा है। हम इसको फिनिश कर क्लिक करेंगे और हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही VS कोड ओपन होगा हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे। अभी के लिए हमने फोकस करना है कि हम कैसे फ़ाइल बनाएंगे और अपना फ़ोल्डर को कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमें फोल्डर ऑप्शन आ रहा है कि हमने यहीं पर न्यू फाइल क्रिएट करनी है या कोई फ़ाइल ओपन करनी है या फ़ोल्डर ओपन करना है। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ओपन फोल्डर। यहाँ पर डेस्कटॉप में आके हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जाके हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। इसका नाम हम कोई रख देते हैं, मैं फ़िलहाल रख लेता हूँ VS कोड डेमो के नाम से। इंटर कर दूँगा और इसी फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लूँगा मेरे पास इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इस ऑप्शन से अपनी एक न्यू फाइल बना सकता हूँ और इस ऑप्शन से मैं इसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना सकता हूँ। हम लोग ने एक न्यू फाइल बना लेनी है ताकि हम अपनी कोडिंग को शुरू कर सकें। फ़ाइल का नाम हम कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर इंडेक्स रख लेता हूँ और इनफैक्ट हम अपना नाम भी रख सकते हैं। इसके आगे हमने जिस लैंग्वेज में काम करना है हम उसकी एक्सटेंशन लिखेंगे। जैसे मैं अगर लिखूँ .html तो मैं HTML की फ़ाइल बना लूँगा। अगर मैं लिख लूँ .py तो मैं पाइथन की फ़ाइल बना लूँगा। इसी तरह हर लैंग्वेज की अलग अलग एक्सटेंशंस होती हैं। फ़िलहाल के लिए हम बना लेते हैं .html। हम इंटर प्रेस करेंगे, हमारी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अब हमारा VS कोड रेडी है कि हम इस पर अपना कोड लिखें, उसको रन करें, सेव करें और अपने ब्राउज़र पर जाके देखें। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ एक बेसिक सा कोड लिख लेते हैं। ये है बेसिकली बॉयलर प्लेट कोड। जो हम Shift+1 को दबाएंगे तो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और हम उसको जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये कोड जनरेट हो जाएगा। ये बेसिकली VS कोड हमें फंक्शनैलिटी देता है। अभी के लिए हमने इस कोड पे फोकस नहीं करना, हमने अपने VS कोड पे फोकस करना है। हम यहाँ पर अपने बॉडी के अंदर एक हेडिंग लिख लेते हैं H1 और हम हेडिंग दे देते हैं सपोज़ VS कोड सेटअप। नीचे हम एक पैराग्राफ का टैग भी बना लेते हैं और यहाँ पर भी हम कोई रैंडम टेक्स्ट लिख देते हैं, आई एम आ डेवलपर। Ctrl+S इसको सेव करेंगे और जैसे ही हम अपनी फाइल्स में आएंगे, अपने डेस्कटॉप में अपने फोल्डर पे आएंगे और इंडेक्स वाली फ़ाइल को क्लिक करेंगे तो हमारा ये वेब पेज रेडी हो गया है। तो ये था हमारा एक बेसिक सा सेटअप। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसकी एक्सटेंशंस की बात करते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा, हमने इसको सेव किया, हमें फाइल्स में जाके हमने अपनी फ़ाइल को जैसे ही क्लिक किया तो हम लोग ने अपना आउटपुट देखा। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें जिसका नाम है लाइव सर्वर, हम इसको लाइव सर्वर टाइप कर लेंगे, यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे इसको। जैसी इंस्टॉलिंग हो जाएगी, यहाँ पर ये इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो गई है। हम यहाँ पर वापस अपनी फाइल्स में आएंगे। अब यहाँ पर अगर हम एक न्यू कोड लिखें, हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं डिफ का टैग बना लेता हूँ और इधर लिख लेता हूँ दिस इज़ आ ब्लॉक। मैं इसको Ctrl+S से सेव करूँगा। हमें यहाँ पर एक लास्ट में ऑप्शन नज़र आ रहा होगा गो लाइव का, हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें आउटपुट यहीं पर देखने को मिल गया। हमें यानी फाइल्स में नहीं जाना पड़ा और ये ऑटो रिफ़्रेश हो गया। हम यहाँ पर कुछ और कोड लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एक और डिफ का टैग ही बना लेता हूँ। इसके अंदर लिख लेता हूँ दिस इज़ आ ब्लॉक, दिस इज़ आ ब्लॉक
टू कंट्रोल एस इसको भी सेव कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र में दोबारा आऊँगा तो ये ऑटो रिफ़्रेश हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी एक्सटेंशन के बारे में। यहाँ पर आ जाएंगे, हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे प्रिटियर कोड फॉर्मेटर। हम यहाँ पर ये सर्च कर लेंगे और जैसे इंटरप्रेस करेंगे जो हमारे पास पहला आ रहा है प्रिटियर कोड, हम लोग ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो जाएगी हम वापस आ जाएंगे अपनी फाइल्स में, index.html वाली फाइल में। इसका बेसिकली काम होता है कोड को फॉर्मेट करना। हम जब भी ज़्यादा कोड लिख रहे होते हैं तो हम कभी कभार भूल जाते हैं कि हमने लाइन को एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया है, या हम लोग इस हेड को या इस बॉडी को हम लोग ने नेक्स्ट लाइन में लिखने के बजाय हम लोग ने इसको एक ही लाइन में लिख दिया है, या उसके अलावा कई बार हम लोग स्पेसेस कम दे देते हैं। तो ये सारा काम होता है प्रिटियर का। हम जैसे ही कंट्रोल एस दबाएंगे तो प्रिटियर कोड फॉर्मेटर इसको ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देगा। ये एक्सटेंशन बेसिकली हमारा बहुत सारा टाइम सेव करती है। यानी अगर ये एक्सटेंशन ना हो तो हम एक एक लाइन को देखेंगे और उसको अपनी एग्जैक्ट जगह पर लेके आएंगे, यानी उसको फॉर्मेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग जैसे ही सेव करते हैं तो वो हमारे लिए ऑटो फॉर्मेट कर देती है। अपनी थर्ड एक्सटेंशन की तरफ चलते हैं, या वापस एक्सटेंशन वाले पोर्शन में आएंगे और इस बार यहाँ पर सर्च कर लेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं ऑटो रीनेम टैग के नाम से। ये जो हमें सबसे पहले नज़र आ रही है ऑटो रीनेम, हम इसको एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगी हम लोग वापस आ जाएंगे अपनी फाइल्स में, index.html वाली फाइल में। अब VS कोड हम डिफ़ॉल्ट ये एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जैसी कोई टैग लिखें, जैसे मैं यहाँ पर H2 का टैग लिखता हूँ, हेडिंग 2, और उसको क्लोज़ करता हूँ तो हमें क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको अपने ओपनिंग टैग में H1 लिख दूँ, यहाँ पर जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड की उसका यही काम है कि जैसे ही हम अपने ओपनिंग टैग को चेंज करेंगे तो हमारा क्लोजिंग टैग भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिव का टैग, तो यहाँ पर भी डिव आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पैराग्राफ का टैग, तो पैराग्राफ का टैग आ जाएगा। तो ये काम है ऑटो रीनेम टैग का। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपनी आज की लास्ट एक्सटेंशन के बारे में। उससे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिख लेते हैं। हेड के अंदर मैं CSS का कोड लिख लेता हूँ, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा स्टाइल का टैग। स्टाइल के टैग के अंदर हम सपोज़ बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं बैकग्राउंड कलर, मैं यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ। इसके साथ साथ मैं कुछ और कोड भी लिख देता हूँ, जैसे मैं कलर को कर देता हूँ, अपने कलर को मैं वाइट कर लेता हूँ, और साथ ही साथ मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देता हूँ। अभी के लिए हमने ज़्यादा कोड पे फोकस नहीं करना, अभी के लिए हम लोग अपने एक्सटेंशन पे फोकस करेंगे। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ को मैं चेंज कर देता हूँ 24 px पर। अब यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई गलती कर दूँ, मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ में ई को मिटा दिया तो ये मुझे एक अंडरलाइन करके दे रहा है। कभी कभार जब बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड लिखा होता है तो हम इस अंडरलाइन को इग्नोर कर देते हैं, या हम इसको देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं, इसका नाम है एरर लेंस। हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और जैसे ही इसको इंस्टॉल कर लेंगे हम वापस अपनी फाइल्स पे आ जाते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये पूरी लाइन को हाईलाइट कर देता है, जिससे कि हम कभी भी अपने इस कोड को इग्नोर कर ही नहीं सकते। हम जैसी कोई गलती करेंगे हमारा कोड हाईलाइट हो जाएगा और हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि हमने कोई गलती की है। अगर मैं यहाँ पर भी कोई गलती कर दूँ, मैं कलर में से ओ को मिटा दूँ तो इस लाइन को भी हाईलाइट कर देगा। तो ये है एरर लेंस की फंक्शनलिटी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि एरर लेंस ज़्यादातर HTML पे काम नहीं करती, ये ज़्यादातर CSS, जावास्क्रिप्ट और पाइथन लैंग्वेजेस के लिए होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं VS कोड की कुछ थीम्स के बारे में। इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे सेटिंग्स पे। यहाँ पर आके थीम्स वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और कलर थीम को प्रेस करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी थीम्स शो हो रही हैं। अब बेसिकली जो VS कोड की डिफ़ॉल्ट थीम है डार्क 2026, ये भी बहुत अच्छी थीम है जो हमें कोड लिखने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा हम डार्क प्लस को भी चेक कर सकते हैं। ये VS कोड की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली थीम है, क्योंकि एक तो ये डार्क है, उसके अलावा ग्रे शेड देती है और हमें कोड काफ़ी अच्छा नज़र आता है इसमें। इसके साथ साथ हम कुछ और थीम्स भी चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर मोनोके या किम्बी डार्क की तरफ भी जा सकते हैं। अगर हम किम्बी डार्क को चेक करें तो ये हमें ब्राउन थीम देती है, जो हमें कोड काफ़ी देखने में अच्छा लगता है और हमें कोड लिखने में भी हेल्पफुल होती है। उसके अलावा अगर आपको थोड़ी सी लाइट थीम्स पसंद है तो हम यहाँ पर लाइट मॉडर्न या लाइट प्लस जैसे ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। अगर हम लाइट मॉडर्न को क्लिक करें तो ये भी हमें कोड काफ़ी देखने में अच्छा लगता है और हम कोड पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ डार्क थीम्स को, क्योंकि हमें कोड इस तरह सही नज़र आता है और हम कोड पर अपने फोकस आसानी से कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल चूज़ कर लेता हूँ डार्क मॉडर्न।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने इस कोड के फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में। यानी अगर हम फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा बड़ा रखना चाहते हैं या बहुत छोटा रखना चाहते हैं तो हम लोग इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम सबसे पहले सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर ऊपर फ़ॉन्ट साइज़ नज़र आ रहा है, जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 20 होता है। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। जो लोग थोड़ा सा बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर इसको 35 सपोज़ करके देख लेते हैं, तो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ कुछ इस तरह हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं कंट्रोल माइनस से, तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ 35 पिक्सल्स हो गए। अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट से छोटा कर दें, हम यहाँ पर इसको क्लिक कर, हम इसको रख लेते हैं सपोज़ 15 सेट कर दें अगर, तो ये हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट साइज़ इस तरह हो जाएगा। अब ये डिफरेंट लोगों पर डिपेंड करता है, कुछ फ़ॉन्ट साइज़ छोटा पसंद करते हैं और कुछ बड़ा रखना चाहते हैं, तो ये हमारी अपनी सेटिंग्स पे आ जाते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए इसको 25 पे सेट कर लेता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ, तो ये हमारे पास बेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं VS कोड के एक और फीचर के बारे में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम कुछ एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखें LOREM और इसको हम एंटर दबाएं तो इससे हमारे पास बहुत सारा रैंडम सा टेक्स्ट जनरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि ये हमारी विंडो से आउट हो रहा है। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सेटिंग्स में आ सकते हैं और कमांड पैलेट को जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे वर्ड रैप। जैसे ही इसको एंटर प्रेस करेंगे तो इसने क्या किया, हमारे कोड्स को अलग अलग मल्टीपल लाइंस में कर दिया और हमारी उसी विंडो के अंदर अंदर रखा। अब अगर यहाँ पर मैं जितना मर्ज़ी कोड लिख लूँ, मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा रैंडम टेक्स्ट लिख लेता हूँ, तो ये हमारा इसी विंडो में रहेगा। ये मल्टीपल लाइंस में आ सकता है लेकिन ये स्क्रीन से आउट नहीं होगा, जो हमें कोड लिखते वक्त ये भी काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोग सीख गए हैं कि हमने VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना है और सेटअप करना है। तो अभी जाएँ अपने PC या लैपटॉप में जो पुराना कोड एडिटर है उसको डिलीट करें और VS कोड को सेटअप करें और अपनी कोडिंग जर्नी को प्रोफेशनल वे में स्टार्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।